हम आपको फाइनली ये बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एक्चुअली कैसे होती है। ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट जो है आपके ब्लड से ऑनवर्ड्स आगे आपके सेल्स तक होता कैसे, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि आपकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और कैपिलरीज हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊं ताकि हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर करें। तो बेटे मैंने जैसे आपको बताया था, बेटे नहीं ये नहीं करें चिट, अब बाद में खा लेंगे। ये बेटे आपके सामने एक ब्लड वेसल आ रहा है और ये ब्लड वेसल है अयोर्टा। यहां मैं बना रहा हूं कोई एक ऑर्गन, अयोर्टा से इस ऑर्गन को जो सप्लाई मिल रही है ये चीज क्या होगी, आर्टरी। क्या होगी, आर्टरी। ये क्या है, अयोर्टा। आर्टरी के बाद आगे जाकर ये आर्टरी आर्टरियोल पे कन्वर्ट हो जाएगी और ये आर्टरियोल आगे जाकर ये आर्टरी थी, ये आर्टरी यहां पर आकर क्या बन गई, आर्टेरियोल। और ये आर्टेरियोल आगे जाके प्यारे बच्चों कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, सो ये कैपिलरीज है। ठीक है जी, और ये कैपिलरीज के बाद ये क्या है, वेन्यूल। शाबाश। वेन्यूल के बाद ये क्या है, वेन। और वेन के बाद ये आ गई हमारे पास वीना केवा। सो दिस इज वीना केवा और ये आ गई आपके पास वेन। ये तो अब हमने पूरे का पूरा एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ये यहां से आपका ब्लड आता है, फिर यहां से इधर एंटर हो जाएगा, फिर यहां से वापस निकलेगा और आगे से आगे। जब आपके रेड ब्लड सेल्स और आपका ब्लड प्लाज्मा जब इन कैपिलरीज में से गुजर रहा होता है तो यहां इसके साथ क्या होता है बेटे, यहां नीचे आपके पास अपने ऑर्गन के सेल्स होंगे। मैं यहां पर इन ऑर्गन्स के सेल्स को शो कर रहा हूं और लिख भी देता हूं कि ये क्या चीज है, सेल्स ऑफ दिस ऑर्गन। बेटे बिल्कुल आपने बड़ी तवज्जो से ये बातें सुननी है। जब ये यहां से आपका ब्लड मूव करना शुरू करता है, यहां से यहां आता है, उसके बाद फिर यहां आर्टरियोल में जब यहां से गुजरता है तो यहां ब्लड काफी प्रेशर में आ चुका होता है, ब्लड प्रेशर में होता है। ब्लड यहां कैपिलरी से बाहर एक सीव की तरह मूव करता है। अब जो बड़े बड़े आपके ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपके बड़े, और जो आपका रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो इन कैपिलरीज से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसमें से जो प्लाज्मा है वो कैपिलरीज से बाहर निकल आता है और इस स्पेस को फिल कर देता है। दोबारा बताओ मैंने क्या कहा है, ब्लड पूरे का पूरा तो नहीं बाहर निकल पाता कैपिलरीज में से, लेकिन कैपिलरीज में से प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है और ये प्लाज्मा उस तमाम जगह पे भर जाता है जहां आपके इन सेल्स के और इनके दरमियान जो स्पेस है। जो ये ब्लड प्लाज्मा यहां आ जाता है इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। सब लोग मिलके बोले क्या कहते हैं, यस ये है टिश्यू फ्लूइड। अब यूजफुल चीजें पहले आपके ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में आती हैं और फिर टिश्यू फ्लूइड से आपके सेल्स में जाती हैं। ये यूजफुल चीजें क्या क्या हैं, आपकी ऑक्सीजन यूजफुल चीज है, आपके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज तो यहां नहीं आ सकता, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड्स एंड सारी वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह, वो यहां से पहले आती है टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से आपके सेल्स को मिल जाती हैं। ये सेल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं।
यहां से मेटाबॉलिक वेस्ट पहले इस टिश्यू फ्लूइड में आते हैं और फिर इस टिश्यू फ्लूइड से आपके ब्लड में चले जाते हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड्स। कभी नहीं पढ़ा तो अभी तो पढ़ा है ना। ये 4 तरह के हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। इनमें यूरिया कैसे बनता है? जो आपकी डाइटरी प्रोटीन है, जो आपने खाने में प्रोटीन खाई है, ये टिक्के कबाब, चपली कबाब, नगेट्स वगैरह, ये जो आप खाते हैं, जब ये टूटते हैं तो उससे यूरिया बनता है। चिकन में भी यूरिया होता है? हर प्रोटीन में। जब डाइटरी प्रोटीन्स टूटती हैं तो उससे क्या बनता है? यूरिया। बेटा आपको इतना क्या, आपको चिकन इतने मासूम क्यों लगते हैं कि उनमें यूरिया नहीं होता? होता है यूरिया। दाल में भी यूरिया होता है। यूरिया नहीं होता, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब एक अमाइनो एसिड टूटता है तो उससे 2 चीजें जी, अमोनिया, अभी मैं आपको बताता हूं। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो यूरिया बनता है। अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक गैस। और जब अमाइनो एसिड टूटता है तो अमोनिया और ग्लूकोज अलग अलग हो जाते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन निकल के ग्लूकोज अलग। पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन और ग्लूकोज को मिला के अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, उनसे प्रोटीन बनती। बात समझ आई आपको? ठीक है। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो सवाल का जवाब दे दिया। इसका मतलब आपको समझ आ रही, क्योंकि ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये जिंदगी में पहली मरतबा बायो पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो स्कूल वगैरह में पढ़ी है। तो आपने ये मई जून में पेपर देना है, ये कमिंग मई जून में, क्या अक्टूबर नवंबर में? बेटा आपको पता क्यों नहीं है कि आपने कब पेपर देना? अगले मई जून में देना ना, बस ठीक है। ये सेशन आपका प्रिलिमिनरी हो गया, अगले सेशन में आपकी रिवीजन हो जाएगी, 5 पेपर सेशन में आप रेडी तोप बन जाएंगे। आप बताया करेंगे कि क्या होता है। नहीं, डायबिटीज उन लोगों को होती है जो ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाते। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यूरिया में क्या है। जो डाइट प्रोटीन खाते हैं वो टूटती है तो यूरिया बनता है। बेटा आप चुप कर जाए। क्रेटिनिन, जो आपके मसल्स की प्रोटीन टूटती है, आपकी बॉडी के अपने मसल्स की प्रोटीन, जब मस्कुलर प्रोटीन टूटती है तो उससे क्रेटिनिन बनती है। एंड नंबर 3, ये यूरिक एसिड्स कैसे बनते हैं? जब आपके खाने वाली चीजों के न्यूक्लिक एसिड्स टूटते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? डीएनए, आरएनए। आपने कोई चीज खाई, उसके सेल में डीएनए और आरएनए होता है। जब वो टूटता है उससे यूरिक एसिड्स बनते हैं। और ये तीनों जो वेस्ट है, ये तीनों वेस्ट कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमाल की इंफॉर्मेशन है। ये जब आप, ये आपको पता होगी, आपके क्लास फेलो उसको नहीं पता होगी। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि कहां से यूजफुल चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं। जो 2 एरोस बाहर से अंदर आ रही हैं वो किसको इंडिकेट कर रही होंगी? यूजफुल चीजों को। और जो 2 एरोस अंदर से बाहर जा रही हैं वो किसको इंडिकेट कर रही होंगी? टॉक्सिक मटेरियल्स को, वेस्ट। और जो सिंगल एरो बाहर से अंदर आ रही है वो किसको इंडिकेट कर रही है? शाबाश, प्लाज्मा को, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड बन रहा है। वेरी नाइस। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां से ऐसी हार्मफुल चीजें, ऐसी बिग प्रोटीन्स भी यहां से आ जाती है अंदर। कभी कभी प्रेशर की वजह से इतनी बड़ी प्रोटीन्स भी अंदर आ जाती है जो यहां से बाहर नहीं निकल पाती। अगर यहां पे प्रोटीन्स जमा हो जाएं, अगर यहां पर प्रोटीन्स जमा हो जाएं और यहां से ना निकलें तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं एडीमा या ओडीमा। डू यू नो ओडीमा क्या होता है? ये जो कहते हैं ना कि फेफड़ों में पानी पड़ गया, गुर्दे में पानी पड़ गया, ये पानी पड़ जाना इस एडीमा। इसमें क्या होता है, वो जगह इतनी हाइपरटोनिक हो जाती है कि वाटर उसको बैलेंस करने के चक्कर में उस ऑर्गन को फिल करता रहता है।
तो एक बड़ी सी नीडल डाल के वहां से फिजिकली पानी को निकालना पड़ता है उन प्रोटीन्स के साथ। मगर आप घबराए नहीं, आप जब हेल्दी होते तो उन प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए अल्लाह ताला ने यहां पर एक खास तरह की चीज रखी हुई है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी। ये लिम्फेटिक कैपिलरी उन लार्ज प्रोटीन्स को यहां से अंदर लेके जाती है। अब ये प्लाज्मा जब लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ जाता है तो ये प्लाज्मा कहलाता है लिम्फ। क्या कहलाता है? लिम्फ। प्लाज्मा जब इस जगह पर आया था तो क्या कहलाता था? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। ये प्लाज्मा जब आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ गया तो क्या कहलाता है? लिम्फ। और ये लिम्फ इन मटेरियल को लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाता है और वहां से आपके ब्लड स्ट्रीम में दोबारा डाल देता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें समझनी थी वो मैं आपको सारी यहां पर समझा चुका हूं। अब हम इस चैप्टर की आखिरी दो बातें डिस्कस करेंगे। एक कि हार्ट अटैक कैसे आता है, ठीक है, और दूसरी हमारी ये जो वेन्स हैं और हमारी ये कैपिलरीज हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं। बेटे यहां पर मैं बनाने लगा हूं आर्टरी का स्ट्रक्चर, यहां बनाने लगा हूं वेन का स्ट्रक्चर, और यहां पर बनाने लगा हूं कैपिलरी का स्ट्रक्चर। आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिक वॉल्स। ये इसकी थिक वॉल्स होती हैं, दरमियान में ये ल्यूमन है, ये आर्टरी है जी। असल में होती है, बिल्कुल। तो मैंने बनाई है तो किसी वजह से बनाई है। आपकी दोस्तें तो पागल है जो हंस रही हैं इस बार। आपने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा बेटे, तो छोड़ें इसको, हम कभी बाद में आंसर करेंगे। अच्छा, ये आर्टरी है, ये दरमियान में क्या है इसका? ल्यूमन। क्या है? ल्यूमन। ल्यूमन होता है ओपनिंग। ये इसकी, ये जो मैंने वॉल्स इतनी इतनी चौड़ी बनाई है ये इसलिए बनाई है बेटे कि इसके अंदर कार्टिलेज भी है और मसल्स भी हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? कार्टिलेज प्लस मसल्स। ये मसल्स अगर कंस्ट्रिक्ट कर जाएं तो हम इसको वेजल की कंस्ट्रिक्शन यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और अगर ये मसल्स डायलेट कर जाएं, शाबाश। अब मैं वेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये वेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ही दोनों चीजें आ जाएंगी, ये लाल पीली ये सब चीजें इसके अंदर ही आ जाएंगी। ये इसका ल्यूमेन है और कैपिलरी इसके मुकाबले में, ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिलरी होती है वन सेल थिक। ये एक सेल, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसे 4-5 सेल्स मिलके कैपिलरी में आते हैं और ये कैपिलरी का ल्यूमन है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर आर्टरीज के अंदर होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वेन्स में, और उसके बाद तीसरे नंबर पे कैपिलरीज में। या आप ये कह रहे हैं कि कैपिलरीज में वेन से भी कम प्रेशर होता है। वेन्स में थ्योरेटिकली 0 प्रेशर होता है, प्रेशर होता ही नहीं। अब वेन्स में से मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैसे होती है? वेन्स में प्यारे बच्चों जगह जगह सेमी ल्यूनर वॉल्स लगे हुए होते हैं, और वेन्स के इन सेमी ल्यूनर वॉल्व से
डायरेक्शन ऑफ फ्लो का पता चलता है। याद रखिएगा, अगर इसके आसपास यहाँ मसल्स हैं और वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर डालेंगे। इस प्रेशर की वजह से ब्लड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाता रहेगा। वापस आने की कोशिश करेगा तो ये सेमिलुनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि हमारा ब्लड हमारी मूवमेंट की वजह से, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से टांगों से वापस वीना केवा से हार्ट में आ जाता है। ठीक है, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे यू कैन डाई, आप मर सकते हैं। पाँव में स्वेलिंग हो जाएगी। अगर आप किसी बंदे को बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे खड़ा रखें 5 7 8 घंटे, उसके पैर स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, आपको क्लास में सजा में खड़ा करते हैं, आपको तकलीफ होने लग जाती है। टीचर भी खड़ा होता है, भाई टीचर मूव कर रहा है, कभी तो जा रहा है कभी तो जा रहा है, टीचर को भी स्टिल खड़ा करेगा, नहीं खड़ा हो सकेगा। ठीक है, हम सोते हुए भी इसलिए मूवमेंट्स करते रहते हैं बिकॉज हमारे मसल्स की मूवमेंट से वो ब्लड वापस वापस हमारे हार्ट में आता रहता है। नहीं, वो जिसको डायबिटीज नहीं भी हो वो भी अगर एक पोजीशन में पाँव रखेंगे तो उनका पाँव स्वेल होगा। डायबिटीज वालों की तो ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो खराब हो जाते हैं जी, यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। या बाद लोग जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है, एनीमिया, उनका भी पाँव बैठे बैठे सुन भी हो जाता है, स्वेल भी हो जाता है। ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है वहां पे। ठीक है, तो आप चुकंदर खाएं, कलेजी खाएं, अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करें। जब आपका ब्लड प्रॉपर होगा तो फिर आपका पाँव नहीं सोएगा। अच्छा, अब आखिरी चीज जो हमने इसमें डिस्कस करनी थी वो ये थी कि हमारा ये जो हार्ट अटैक है ये किस तरह से आता न्यूक्लिक एसिड से, जो डीएनए और आरएनए हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वहां से बन रहा होता है। अच्छा जी, ये बेटे जो हार्ट को कहते हैं कि हार्ट इज अ वेरी सेल्फिश ऑर्गन। क्यों? कि जब इसके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये सबसे पहले अपने आप को देता है, खुद भी तो पंप करना है ना उसने। अब हार्ट जो है उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर आपको ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस नजर आएंगी। कई मरतबा मैंने ह्यूमन हार्ट भी देखा है बेटे, असल में ह्यूमन हार्ट भी देखा है। नहीं, वहीं बैठा हुआ था। तो बस तकफर दिल धड़क रहा होता है। अब ये बायो के भी आप स्टूडेंट हैं, हार्ट चल रहा था। ये बेटे कोरोनरी आर्टरीज हैं। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, अगर इनमें किसी जगह ब्लॉकेज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां इस जगह पर ब्लॉकेज आ जाए तो आगे जितना भी एरिया को ये ब्लड सप्लाई कर रही है उस एरिया में ब्लड जाना कम हो जाता है और हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता कैसे? अगर आप जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते और ऊपर से सिगरेट्स भी पीते हैं, ठीक है, तो आपके जो फैट हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। ये जब फैट आपकी कोरोनरी आर्टरीज में जमा होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एथीरो स्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस, कमाल है। तो ये एथीरोस्क्लेरोसिस जो होती है इसमें क्या होता है, एक ब्लॉकेज हो जाती है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर बाज़ औक़ात हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या स्ट्रेस लेने की वजह से या स्मोक करने की वजह से ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लड के
इस क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बस। वैसे तो एक एक रेड ब्लड सेल ऐसे गुजर रहा होगा इजीली, लेकिन ये जो क्लॉट बन जाएगा इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। क्लॉट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और थ्रोम्बोसिस हो जाती है और कोई एक थ्रोम्बस आकर इस जगह पर फंस जाता है, तो फिर इस जगह से ब्लड फ्लो नहीं होता। या तो यहां पर एक स्टंट पास करना पड़ता है, लिसन, या तो यहां पर एक जाली का स्टंट पास करना पड़ता है, या फिर इस जगह को बायपास करना पड़ता है। बायपास कैसे करते हैं? एक ब्लड वेसल लेते हैं हम और उसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये बस थ्रोम्बोसिस हो जाती है, यहाँ पर आके ये अटक जाता है। अगर अगर आप इसको बायपास करना चाहते हैं तो आपको ऐसे एक ब्लड वेसल अटैच करना पड़ता है। ब्लड उस ब्लॉकेज वाली जगह की बजाय यहां से मूव करने लगता है। बाज लोगों की बॉडी में नेचुरली बाईपासेस भी बन जाते हैं। आपने सुना होगा एक बंदा था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, उसने सूरह रहमान सुनी, बाद में डॉक्टर हैरान हो गया, उन्होंने कहा तू ठीक किया है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऐसे होता है कि वो नेचुरल बाईपासेस एक दो चार नहीं कई बन जाते हैं। आज तक साइंस को ये पता नहीं चल सका कि नेचुरल बाईपासेस कैसे बनते हैं। मैं तो अगर मुझे पता होता तो इस वक्त मेरे पास अरबों रुपया होता जी। मेरा मैं इसका पेटेंट फाइल कर लेता और इसकी प्रोसेस की थेराप्यूटिक्स के अंदर जाता, और ये एक ऐसा इलाज होता कि एक बंदे को जिसके ऐसी ब्लॉकेज आई है कि वो मरने के करीब है, हम डायरेक्ट बाहर से उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं, वहां पर वो सेल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो वहां बाईपास बनाना शुरू कर देते हैं। मत भूलें कि आप लोग इस वक्त ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ओ का मतलब पता है? बिल्कुल। तो अभी हम आपको चीजें बहुत आसान बना के दिखा रहे हैं, ठीक है जी। सो कई लोगों और मगर आप में से इंशाल्लाह अगर कल को कोई इसका मैकेनिज्म एक्सप्लोर कर लेता है तो इंसानियत का और इंसानों का बड़ा फायदा हो जाएगा। जी आपको मैं लिखने मेरे पास तब तक मेरे पास अपने भी बहुत होंगे बेटा, टेंशन में होगा। ये अल्कोहल से भी बनते हैं कि अल्कोहल से नहीं बनता, अल्कोहल से तो उल्टा ये साफ होता है, ठीक है, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का मैकेनिज्म है। अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर फैट डिजॉल्व होता है, ठीक है। अल्कोहल से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, अल्कोहल से लोगों का लिवर फेल होता है, ठीक है। ये हाई सैचुरेटेड फैट्स जो है ना वो कंज्यूम करने की वजह से ये प्रोसेस आता है। अच्छा बेटे, अब हमने ये सारी मेजर बातें कर ली, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नोट्स के अंदर यही वाली बातें बड़े जबरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे ये जो एक आपके नोट्स में चार्ट है ना बेटे, समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड वेजल्स, जो बच्चे ऑनलाइन इसको देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आर्टरी वेन और कैपिलरीज का जो डिफरेंस है, इस चार्ट को आपको जरूर अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अच्छा बेटे, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर फिनिश। बड़ी डिटेल और तसल्ली से चैप्टर पढ़ाया है मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं। द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ कैपिलरी विच रिप्रेजेंट्स, चले बेटा अब आप लोगों ने एक्टिव होकर इसके आंसर्स करने हैं। कहते हैं द डायग्राम शोज सेक्शन ऑफ अ कैपिलरी विच एरो रिप्रेजेंट्स टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन। ये है आर्टीरियल एंड और ये है वीनस एंड। प्रेशर कहां से आ रहा है, ब्लड फ्लो कहां से हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो कौन सी चीज इसमें से शो कर रही है टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन? ए शो कर रही है टिश्यू फ्लूइड की फॉर्मेशन, राइट। आगे, इनमें आर्टरी कौन सी और कैपिलरी कौन सी है और वेन कौन सी है? नहीं, पी क्या है? पी इज आर्टरी और क्यू क्या है? पी, ये जो है ये वेन है। सो बी आंसर होगा, शाबाश। Which row shows what may cause coronary heart disease? Diet high in saturated fat? Yes. Diet low in salt? No, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर नहीं होगा। रेगुलर एक्सरसाइज? बी आंसर। Why is a rise in pulse rate important for an athlete during a 200-meter race? ये भी नहीं आपको आएगा, ना ना ना, ये भी नहीं। नहीं, ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। Which vessel does the concentration of glucose vary the most?
कौन से वेसल में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा वेरी कर रही होगी? हेपेटिक पोर्टल वेन में कभी आपने खाया होगा, कभी नहीं खाया होगा, ठीक है जी। कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी कम होगा। विच रो शो द प्रेशर इन आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन? रिमेंबर, आर्टरी में मैक्सिमम, वेन में मिनिमम। मैंने कहा वेन में मिनिमम, मैंने कहा आर्टरी में मैक्सिमम, वेन में मिनिमम। ये 0.6 है, वेन में मिनिमम। विच चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल? सब लोग मिलके आंसर करें। विच चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल? लेफ्ट वेंट्रिकल। हाउ वुड द ब्लॉकेज फर्स्ट अफेक्ट द हार्ट? ये ब्लॉकेज होगी यहाँ पे, कैसे इफेक्ट करेगी? क्या ब्लड को हार्ट में एंटर होना प्रिवेंट हो रहा है? क्या सेल इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डाई करेंगे? या रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज होगा? क्या वॉल्स ऑफ द हार्ट अलाउ ब्लड टू फ्लो बैकवर्ड? क्या ये बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा? नो। क्या ब्लड हार्ट में एंटर ही नहीं होगा? क्या रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा और सेल्स इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मरेंगे? ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो सेल मरना शुरू हो जाएंगे। तो बी इज द आंसर। Which labeled part would be the of the same thickness as in the vein? ए नहीं बेटा, सी आंसर होगा। अब इसके लिए मुझे आपको डिटेल समझानी पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर 3, अब ये ए लेवल में बताते हैं हम डिटेल, लेकिन देखें क्वेश्चन आया है, आई हैव टू टेल यू। 3 इसमें लेयर्स होती हैं, कोरोना एक्सटर्ना, चले इसको हम कह लेते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ये जो इंटीमा है ना, ये अंदर वाली, इसकी थिकनेस सेम होती है। इसकी थिकनेस जो है वो क्या होती है? सेम होती है। वैसे ही कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था कि आपको नजर ही आ रहा है कि ये इसकी थिकनेस जो है, ये इस लेयर की थिकनेस जो है, वेन में तो इतनी नहीं थी ना, वेन में तो कम थी। और कैपिलरी में, मतलब चलो उसने कैपिलरी का तो पूछा ही नहीं, तो आर्टरी और वेन में जो थिकनेस है वो सिर्फ इसी की सेम है, ये जो सेंटर वाला है। Which state the sequence of contraction in one heartbeat? पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया के वेंट्रिकल्स? अच्छा चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपने ऐसे हार्ट पढ़ा है, ऐसे वाला। इस प्रोसेस में जब हार्ट इस कंडीशन में है, हार्ट क्या कर रहा है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट इस शेप का हो जाता है, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट इस शेप का हो जाता है। यहां पर ये एट्रिया अंदर चले गए और वेंट्रिकल्स अपनी पोजीशन पे बाहर आ गए, ठीक है। इजाद अल्लाह ने की हुई है, क्योंकि हमारे बॉडी में है ये। अच्छा बताएं जी, क्या होगा? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम टुगेदर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टुगेदर एंड देन पॉज। यस बेटा शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। ठक ठक पॉज, ठक ठक, तो वो पहला वाला राइट एट्रियम पे राइट वेंट्रिकल पे आ गया। अच्छा चले जी, ये बताएं जी, ये सवाल है, इस पे आप तसल्ली से सोचें और आंसर करें, फिर मैं बताता हूँ कि क्या सही आंसर है। मैंने कहा था सोच के आंसर करें, मैंने कहा। ये ब्लड कैपिलरी है, जो चीज़ यहाँ से बाहर इधर आ रही है, फिर ये चीज़ यहाँ से इधर आ रही है, फिर कोई चीज़ यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। क्या बाहर जाने वाली चीज़ों में ग्लूकोज होगा? ठीक है, अब बाकियों पे दिमाग लगा लें।
क्या बाहर जाने वाली चीजों में ये होगा? क्या अंदर आने वाली चीजों में ये होगा? अंदर आने वाली चीजों में तो देख ले कहां पर चारों गुड एक लाइन में आए हुए हैं, गुड टिक्स। ठीक है बेटे, आपको समझ आई इस बात की? आपको, आपके लिए हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से मटेरियल्स कैसे यहाँ से नीचे आएंगे और सेल्स को मिलेंगे। यूजफुल चीजें क्या है? ऑक्सीजन यूजफुल है, ग्लूकोज यूजफुल है, वो ब्लड से सेल्स की तरफ आना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, यूरिया वेस्ट है, वो यहाँ से ब्लड में जाना चाहिए ताकि ब्लड उसको फिल्टर करते हैं। इसमें आने वाली एरोस के लिए, आने वाली एरोस में हमने यूजफुल चीजें सेलेक्ट की, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर क्या थी? ये वेस्ट थी, ये वेस्ट थी, ये वेस्ट थी, कट गई। और जाने वाली जो चीजें यहाँ से वापस जा रही हैं उनमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया सिलेक्ट किया क्योंकि दोनों चीजें वेस्ट है, वी डोंट नीड देम। Which chamber of the heart would be the first to receive nicotine absorbed in the blood in the lungs of a cigarette smokers? Right atrium, left ventricle, the left atrium. आपने सिगरेट स्मोक की, वो आपके लंग्स में गई, लंग्स में ब्लड है, वो ब्लड लंग्स के बाद कहाँ जाएगा सबसे पहले? लेफ्ट एट्रियम में जाए। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बेटा आपको समझ आ रही है? द वन इन द कॉर्नर, योर मदर मेट मी वंस। ठीक है ना? ओके तो आपको हर एक बात समझ आनी चाहिए ताकि जब वो मुझे दोबारा मिले तो मैं को होनहार है, आपका बेटा सही पढ़ रहा है। ओके, विच ऑर्गन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू मेजर वेसल? छोड़े इसको, कोई अच्छा सवाल कोई पकड़। लिवर था यार इसका आंसर, हार्ट। बताएं जी। डायग्राम between the heart and some major blood vessels, what are the possible blood pressure for the vessels shown on the diagram? सबसे ज्यादा पर कहाँ होना चाहिए प्रेशर? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होना चाहिए? ये पी है, ये पी है, अयोटा। ठीक है, इनको तो अब काट दिया, इनको तो भूल दें। उसके बाद आर में क्यू से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? कि ये आर है, देखिए डायरेक्टली यहाँ से पंप होकर लंग्स में जा रहे हैं और क्यू में तो बिल्कुल थ्योरेटिकली जीरो होता है, बहुत ही कम होता है। तो आर में क्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? सी। आर में ये 4, ये और यू। Which organ receive blood from both an artery and a vein? Hepatic artery, hepatic portal vein. दोनों से ब्लड मिल रहा होता है, हेपेटिक आर्टरी से, हेपेटिक पोर्टल वेन से। Why is the, क्वेश्चन देखिए, कहता है why is the wall of the right ventricle thicker than the wall of the right atrium? The chambers have different oxygen concentrations. The right atrium must pump all the way around the body. The right ventricle must exert a greater force than right atrium. The right ventricle receive more blood. सी आंसर है। कहां पे ब्लड का प्रेशर हाईएस्ट है? Where is the pressure of the blood highest? C, because it is aorta. Which blood vessels contain valves? aorta में valve होता है
कैपिलरीज में आयोटिक वॉल्व और वेन्स में तो है ही है, वेन्स में तो ढेर सारे होते हैं. कंपेयर टू अ वेन एन आर्टरी हैज अ थिनर वॉल, a wall with more elastic tissues, a wider lumen, या valves. Okay बच्चों, that's it for today. Allah Hafiz.